लीजिए सुनिए। ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास तुलसी चौरा का भाग 13 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। घर के लोग अदालत के मामले में उलझे थे। इधर कामाक्षी की हालत बिगड़ती चली गई। कुमार और पार्वती ही घर पर उनकी देखभाल कर रहे थे। एक पुरजोर गुस्से और जिद में वो लोगों को अपने पास ही नहीं आने दे रही थी। जब से उसे इस बात का पता चल गया कि शर्मा जी उसकी सलाह के बगैर ही कमली और रवि के विवाह की तैयारियों में लगे हैं, तब से कामाक्षी बिस्तर से लग गई। शर्मा और लोगों की परवाह किए बिना ही कुमार को अपने मायके भिजवाकर मौसी को बुलवा लिया। कमली चूंकि वेणु काका के घर रह रही थी, इसलिए मौसी को यहां रहने में कोई आपत्ति नहीं होगी, यही सोचा था। मीनाक्षी दादी देखरेख के बहाने अक्सर आ जाती। शर्मा, रवि या कमली की बातें उठते ही वो तिलमिला जाती और उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता। यही वजह थी कि कुमार और पारू उनकी बातें ही नहीं करते। हालांकि किसी तरह झगड़ा नहीं हुआ, पर झगड़े की शुरुआत के पूर्व वाला असहज मौन जरूर वहां पसर गया था। कुमार मौसी को गांव से लेवा लाया। उसी दिन शाम मौसी ने कामाक्षी से पूछ लिया, क्यों री कामू, पहले एक फिरंगिन यहां रहा करती थी, कहाँ गई? लौट गई या तुम लोगों ने उसे निकाल दिया? कामाक्षी ने पहले तो इसे अनसुना कर दिया, पर बुढ़िया भी पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। जानती हो काहे पूछ रही हूं? हमने तो कुछ सुना था। हमारे गांव से कुछ लोग आचार्य जी के पास गए थे। उन लोगों ने लौटकर बताया कि वो फिरंगिन तुम्हारे बेटे के साथ वहां आई थी। उसने सौंदर्य लहरी कनकधारा स्तोत्र भज गोविंद का स्पष्ट पाठ किया था और अपनी भाषा में भी उसे सुनाया था। सुना है आचार्य जी बहुत खुश थे। वे मौन व्रत में रहे, इसीलिए सुना। कुछ नहीं बोले, पर बहुत प्यार से सुनते रहे, आशीर्वाद भी दिया। पूरा गांव कह रहा है। हम तो हैरान रह गए। आचार्य जी को तो जानते ही हैं हम। वे सबको इस तरह नहीं बिठाते। 2 साल पहले तुम्हारे गांव के सीमावैयर ने मठ का रुपया गबन कर लिया था। तब उनके पास क्षमा याचना करने गया था, तो उन्होंने सिर्फ हाथ हिलाकर जाने का संकेत कर दिया था, और वही आचार्य जी इनके प्रति इतना स्नेह दिखाएं। कुछ खासियत जरूर है इनमें। हाँ, हमसे भी कहते रहे लोग, पर हम ही नहीं माने। हमने तो सोचा ये ही सब मनगढ़ंत सुना रहे हैं कि हमारा मन बदल जाए। मठ के मैनेजर का पत्र भी पढ़कर सुनाने को कहा, वो भी जिसने नहीं सुना। झूठ नहीं कहा होगा। अरे हमारे गांव के लोग तो तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। झूठी बात होती तो इतनी तारीफ कैसे होती? कामाक्षी सोच में पड़ गई। आगे क्या कहे उसकी समझ में नहीं आया। कमली और रवि की शादी की बात क्या मौसी जानती हैं, या फिर सिर्फ टोह लेना चाहती हैं? मौसी ने वही पुराना सवाल दोहराया। क्यों री जवाब नहीं दे रही? कहाँ गई वो फिरंगिन? कहीं नहीं गई है मौसी। वेणु काका के घर ठहरी है। उनकी बिटिया बसंती उसकी अच्छी सहेली है। वो भी बंबई से आई हुई है। जो भी हो, यहां तो पिंड छूटा। कामाक्षी ने बातचीत को खत्म करना चाहा, पर मौसी को तो नहीं टाल सकी। 2 दिन बाद मीनाक्षी दादी ने पूछ लिया, क्यों री तूने मुझे बताया ही नहीं? सुना है कोर्ट में केस चल रहा है। सारा गांव कह रहा है। तुम्हारे मर्द ने, तुम्हारे बेटे ने भी गवाही दी है। मौसी उस वक्त सामने थी। कमला की बात फिर आ गई। कामाक्षी ने ही पूछा, कैसा केस दादी? हमें तो मालूम नहीं। हमें कौन आकर बताता है? पता नहीं, लोग बता रहे थे कि उसके मंदिर प्रवेश से मंदिर भ्रष्ट हो गए हैं, इसलिए उसे पवित्र करना था। सुना है चप्पल पहने ही मंदिर चली गई। बाकी तो हमें नहीं मालूम। पर कमली चप्पल पहने मंदिर गई हो, हमें नहीं विश्वास होता। इस घर में जब तक रही, उसके नेम अनुष्ठान में कोई कमी नहीं देखी हमने। हमारी देश की नहीं है, जाति की नहीं है, हमारे रंग की नहीं है, पर इतना सम्मान, इतनी विनम्र और सुशील है। मीनाक्षी दादी चौंक गई। क्या सचमुच कामाक्षी है? दादी क्या हुआ? ऐसे क्या देखती हो? शक होने लगा है क्या? अरे किसी को पसंद नहीं करते तो उसके ऊपर झूठे आरोप तो नहीं लगा सकते। कमली से मेरे मनमुटाव के कारण कुछ और है। मौसी ने आकर बताया है कि उसके श्लोक पाठ से आचार्य जी भी खुश हुए। अब हम कैसे उसकी बुराई करते? यहाँ के लोगों की तो आदत ही पड़ गई है कि किसी को नापसंद करो तो उसकी बेइज्जती कर डालो। कोर्ट में वेणुगोपाल ही तुम्हारे पति का वकील था। सुना है कि कैलाशनाथ जी ने उनके घर पर तो कमली को साक्षात सरस्वती का अवतार कहा, पर कोर्ट में कमली के खिलाफ गवाही दी।
पर इन्होंने उस बात को रिकॉर्ड कर लिया और कोर्ट में सुनवा दिया। बड़ी बेइज्जती हो गई बेचारे की। तो और नहीं तो क्या, इतने बुजुर्ग हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, पर झूठ कैसे बोल लेते हैं। झूठ ही नहीं, यहां तक कह दिया कि कमली और रवि ने मंदिर को भ्रष्ट कर दिया है। लोग बाग केस के बारे में क्या कह रहे हैं? तुझे क्या, तू तो अभी अच्छी हो गई है, उसकी फिक्र क्यों कर रही है? फिक्र नहीं दादी, बात जानना चाहती हूं। वेणुगोपाल और तुम्हारे पति तो विवाह की तैयारी में लगे हैं। आज भी वेणु के घर सुहागन का ज्योनार है। उनकी बिटिया के ब्याह में जैसा करवाया था वैसा ही अब भी करवाया है। मौसी ने बीच में ही रोक दिया। क्यों कामू, कैसी शादी, किसकी शादी? पहले तो कामाक्षी हिचकी, फिर एक एक कर सारी बातें बता डाली। ये भी बता दिया कि ब्याह की वजह से हम दोनों में बोलचाल बंद है। घोर कलयुग आ गया है, तभी न ऐसा हो रहा है, मौसी ने कहा। कामाक्षी चुप रही। तेरा बेटा रवि तो पगला गया है, पर तुम्हारे आदमी की मति भ्रष्ट हो गई है क्या? छोड़िए भी, अब क्या कहें मौसी, हमारी बात सुनने वाला कौन है? कामाक्षी की आवाज भीग गई, बोल नहीं पाई, आंखें पनिया गईं। हे भगवान, व्याकरण शिरोमणि रघुस्वामी शर्मा के खानदान में ये भी लिखा था? कामाक्षी ने करवट लेकर मुंह छिपा लिया। आंखें बरसने लगीं। रवि के ब्याह के लिए जो जो सपने वर्षों से देखे थे सब चकनाचूर हो गए। कुछ लोगी, कब तक भूखे पेट रहोगी? कुछ नहीं चाहिए मौसी, भूख ही नहीं लगती, पेट ठीक नहीं है, थोड़ी देर आंख मूंद लेती हूं, थकान सी लग रही है। उनके वार्तालाप को वे एक अंत देना चाहती थीं। अगले दिन केस का निर्णय होना था। पहले दिन शर्मा और वेणु काका अपने मित्रों को निमंत्रण पत्र बांट रहे थे। वे लोग न केस के बारे में सोच रहे थे, न निर्णय के बारे में चिंतित थे। मद्रास से एक पत्रिका के संपादक इस विवाह का आंखों देखा हाल लेना चाहते थे। उसके लिए अनुमति भी ली थी। वेणु काका ने उन्हें अनुमति ही नहीं दी, बल्कि उन्हें एक निमंत्रण पत्र भी भिजवा दिया। समाचार पत्रों में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण और फ्रेंच करोड़पति की बेटी के इस विचित्र विवाह की खबर छप गई थी। शर्मा जब इरेमुडी मणि को निमंत्रण देने के लिए गए, उस समय वो अपने संगठन का समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसकी एक ही प्रति शंकर मंगलम में आती। आमतौर पर यह पत्र स्टाल में नहीं मिलता। इस विवाह के बारे में एक खबर उसमें भी थी। इरेमुडी मणि ने हंसते हुए शर्मा को अखबार पढ़ाया। एक और कोर्ट में सीमा वैयर और मेरा केस चल रहा है। मलर कोडी वाली घटना याद है ना? वही। सीमा वैयर की दिली इच्छा है कि मैं और मेरी साथी जेल चले जाएं। जेल नहीं गए तो जरूर हाजिर होंगे। तुम यार जेल वेल कहाँ जाओगे, आ जाना शादी में। शर्मा लौट गए। अगले दिन कोर्ट में काफी भीड़ थी। बसंती, कमली, रवि, शर्मा, वेणु काका, इरेमुडी मणि सब आए थे। सीमा वैयर और उसके मित्र भी थे। पत्रकारों की भीड़ भी थी। लोग निर्णय की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। न्यायाधीश अपनी जगह पर आकर बैठ गए। कोर्ट में निस्तब्धता छा गई। कई पृष्ठों में लिखे गए निर्णय को पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ पृष्ठों में हिंदू धर्म की स्थितियां, आचार विचार, धर्म परिवर्तन के आधिकारिक रिवाज के न होने की कमी आदि पर टिप्पणी की गई थी। हिंदू धर्म से जुड़े लोग इसका प्रचार प्रसार करें या उसमें सहायक हों, ऐसी घटनाएं कई बार देखने को मिलती हैं। स्वार्थी और ईर्ष्यालु लोगों से एक धर्म का विकास नहीं रुक जाता है। हिंदू धर्म ने ईसाई और इस्लाम की तरह कई देशों में जड़ें नहीं फैलाईं। भारत और नेपाल में ये धर्म इस मामले में विशिष्ट है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ जो पालन करे उन्हें अपने में स्थान देता है। कन्वर्शन या परिवर्तन न होकर ये स्वीकार की पद्धति को अपनाता है। भीतर समाहित करने की ये उदारता भारतीय है। एनी बेसेंट जैसे कितने लोग भारतीय संस्कृति के प्रचार का कार्य करते रहे हैं। कई यूरोपीय भक्त और श्रद्धालु भी हिंदू धर्म के अनुयायी हो गए। इसके कई उदाहरण हैं। न्यायाधीश ने कुछ उदाहरण दिए। यहां जब तमाम गवाहों के आधार पर मामले की जांच की गई तो लगता है कि ये तमाम आरोप जानबूझकर लगाए गए हैं। कमली नाम की फ्रेंच युवती के हिंदू धर्म के प्रति आस्था और अभिव्यक्ति के कई तर्कसंगत प्रमाण हैं। यहां उन लोगों की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगता है जो दावा करते हैं इसके मंदिर प्रवेश के कारण मंदिर अपवित्र हो गए हैं। देखा जाए तो गवाहों और विवरणों से स्पष्ट है कि गांव के आस्तिकों की तुलना में वो अधिक आस्थावान और श्रद्धालु रही है। मेरे विचार में मंदिरों की पवित्रता कहीं भंग नहीं हुई है, इसलिए इस मुकदमे को स्थगित किया जाता है। ये भी कहा गया था कि शर्मा व कमली को मुकदमे का सारा खर्च वादी द्वारा दिया जाए। वेणु काका को ऐसे निर्णय की अपेक्षा थी ही।
पर फूले नहीं समाये। रवि भागता हुआ आया और वेणु काका का हाथ थाम लिया। कमली ने उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ धन्यवाद दिया। उस दिन सायंकालीन अखबारों और अगले दिन प्रातःकालीन अखबारों की प्रमुख खबर यही रही। सीमावैयर और उनके साथियों ने कलयुग पर सारी जिम्मेदारी डाल दी। सर्वनाश होने वाला है संसार का। अब सीमावैयर दूसरी शरारतों में लग गए। हलवाई पंडित आदि को विवाह में सम्मिलित होने से रोक देना चाहते थे। देखो जम्बूनाथ पंडित, वेणु काका के रुपयों के लालच में शास्त्र द्वारा निषिद्ध विवाह करा दोगे क्या? तुम करवाओगे और तुम्हें रुपए भी मिल जाएंगे, चलो मान लिया, पर सोच लो कल फिर गांव वाले तुम्हें अपने घर के कामों में बुलवाएंगे। पुरोहित जी घबरा गए, काशी यात्रा का बहाना बनाकर वहां से गायब हो गए। वेणु काका ने छेड़ा, शादी में काशी यात्रा का विधान है, पर यह शख्स खुद चला गया यात्रा में। उन्होंने तुरंत दूसरे शहरी पुरोहित को बुलवा लिया, पर हलवाई को सीमावैयर रोक नहीं पाए। हलवाई शंकर अय्यर बोले, हम तो नौकरों को रखे इसी आस में जीते हैं कि कब यहां शादी का मुहूर्त आए। अब तुम्हारे लिए हम अपना धंधा चौपट कर लें, ये नहीं होगा। 4 दिन का ब्याह है, काम भी अधिक है। कोई किसी से ब्याह करे तुम्हें क्या, चुपचाप घर पर पड़े रहो। हलवाई ने मना कर दिया। सीमावैयर कुछ नहीं कह पाए। पुरोहित जम्बूनाथ शास्त्री के गांव से भाग निकलने की बात इरेमुडी मणि ने जब शर्मा से सुनी तो बोले, ऐसे पुरोहितों के कारण ही तो शास्त्र सम्मत विवाह हमारे संगठन वाले नहीं करते, बस रजिस्टर्ड विवाह करवा देते हैं हम। वे हंस पड़े। शर्मा भी चुप नहीं रहे, बोले, तो वो भी क्या आसान है? अब तो 1 के 10 पुरोहित हो गए। तुम्हारे संगठन वाले मंत्री जाने किस किस को बुलवाते हैं। जिस दल की सरकार है उस दल के किसी कार्यकर्ता का विवाह हो तो मंत्री ही पुरोहित बन बैठता है। तुम भी यार अपनी ही कहोगे और मैं अपनी जिद पर अड़ा रहूंगा। छोड़ो अब, इरेमुडी मणि ने कहा। पारस्परिक मतभेद हों तब भी उनमें खास शालीनता रही। उनकी दोस्ती में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इनकी टांग खींचते हैं, ये उनकी, पर सीमा का उल्लंघन कभी नहीं किया। विवाह के पहले दिन पथबंधु विनायक के मंदिर से ही बारात प्रस्थान तय हुआ था। नाद स्वरम के स्वर ने पूरे वातावरण में मंगल ध्वनि घोल दी। रवि जमाई बाबू के लिए नया सूट, नए जूते सब तैयार हैं, बसंती ने रवि से कहा। अब तो यहां ब्राह्मणों के विवाह में भी फैंसी ड्रेस चलने लगा है। हम लोगों के विवाह में इसका प्रवेश कहाँ से हो गया? धोती कुर्ता और उत्तरीय पहनकर यदि बारात में चलूं तो क्या घट जाएगा? मुझे ये नहीं चाहिए। ले जाओ, यदि लड़के को सूट पहनाया जाना है तो क्या लड़की स्कर्ट पहनेगी? इंडियन मैरिज शुड बी इंडियन मैरिज। रवि ने मना कर दिया। शर्मा जी का हृदय भर गया। विदेश में कार्यरत दूल्हे को धोती और उत्तरीय में देखकर पूरा गांव आश्चर्य में पड़ गया। पूरा गांव बारात में उमड़ आया था। आसपास के गांव वाले भी समाचार पत्रों के माध्यम से इसमें रुचि लेने लगे थे, इसलिए वे भी चले आए। शहरी पुरोहित ने विवाह के सारे अनुष्ठान पूरे किए। कमली को ठेठ देहाती शैली में सजाया गया था। हाथों और पांवों में लगी मेहंदी उसके साफ गुलाबी रंग पर निखर आई थी। दुल्हन को सजाने के बाद बसंती ने उसकी नजर उतारी। वेणु काका की तैयारियों में कोई कमी नहीं थी। रवि कमली का विवाह उनके लिए एक चुनौती था। अग्रहारम के लोगों को कुछ एक को छोड़कर शेष इस विवाह में रुचि लेने लगे। कुछ लोगों ने इसका मजाक बनाया, कुछ ने निंदा की। जब बारात सीमावैयर के घर के आगे से निकली तो वहां पंचायत बैठी थी, पर सब के चेहरे बुझे थे। सीमावैयर ने जानबूझकर छेड़ा, क्यों हरिहर अय्यर, तुम बारात में नहीं गए? सुना जनता के लिए जबरदस्त भोज का प्रबंध किया है। दुल्हन फ्रेंच है ना, इसलिए बकरे का सूप, मछली का झोल, जाने क्या क्या। शंकर अय्यर के हलवाई है पूरी तथा शाकाहारी भोजन की व्यवस्था है। वैदिक रिवाज के अनुसार ही विवाह हो रहा है। ये सब जानते हुए भी सीमावैयर छेड़ रहे थे। विश्वेश्वर शर्मा को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे, पर हरिहर अय्यर कहाँ छोड़ने वाले थे। अरे तो मुझे कौन बुलाता? आप तो श्रीमठ के भूतपूर्व एजेंट हैं, आपके उत्तराधिकारी ही हैं ना शर्मा जी। जब आपको नहीं खबर दी गई तो मेरी क्या औकात? सीमावैयर को उल्टे छेड़ दिया। तुमसे किसने कह दिया कि हमें नहीं बुलवाया? हमारे नाम निमंत्रण है, पर मैं नहीं गया। ऐसी शादी में भला किसे जाना है? सीमावैयर ने हाँका। भीतर ही भीतर उबल रहे थे। वश चलता तो शर्मा को कच्चा ही खा जाते। केस से हार जाने की बौखलाहट भी थी। किसी तरह शादी से अपमानित करना चाहते थे। हम ही हैं जो यहां जले भुने जा रहे हैं। पूरा गांव वहां पहुंचा है। 10,000 का ठेका है शिवकाशी वालों का आतिशबाजी के लिए।
नादस्वरम को 5,000। वेणुगोपाल पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। वो फिरंगिन भी अपने करोड़पति बाप से रुपए लाई है। सब शाही खर्च हो रहा है। तुम्हारे या मेरे न जाने से उनका क्या नुकसान हो जाएगा। बड़े बड़े व्यापारी जो वेणुगोपालन के दोस्त हैं आए हैं। पहाड़ के एस्टेट के मालिक सारे पहुंचे हैं। रोटरी क्लब के सारे सदस्य बारात के आगे चल रहे हैं। शर्मा को अब किस बात की कमी है। हरिहर अय्यर ने सीमावैयर को और भड़का दिया। देखते जाना, आखिर भगवान भी है ना, वो इनसे निपट लेगा। सीमावैयर उंगलियां चटखाते बोले, अब हमें भला लगे या बुरा, अच्छा काम हो रहा है तो हम उनका अनर्थ क्यों सोचें। चुप भी करो अब। हरिहर अय्यर ने जब उलटकर सीमावैयर को डपट दिया, वे चौंक गए। सीमावैयर भांप गए कि केस के हार जाने के बाद उनसे जुड़े तमाम लोग हताश हो गए। उन्हें और अधिक समय तक शर्मा के विरोध में खड़ा करना शायद संभव न हो। इरेमुडी मणि भी भड़के हुए हैं। इन लोगों की पोल पट्टी खोलने की धमकी दी है। सीमावैयर के बुरे दिन शुरू हो गए। शर्मा जैसे आस्तिक का भी विरोध करते रहे और इरेमुडी मणि जैसे नास्तिक का भी। इसके विपरीत शर्मा को दोनों ही पक्षों का सहयोग और सहानुभूति मिल रही थी। मुकदमे के स्थगित होने के कारण सीमावैयर की प्रतिष्ठा अब वो नहीं रही, पर उनकी करतूतें वैसी ही थीं। पुरोहित और हलवाई को भड़काने की सारी कोशिश उन्होंने की थी, पर वो भी नहीं कर सके। वेणुकाका बुद्धि, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा में सीमावैयर से 10 हाथ आगे थे। उस दिन बारात के स्वागत के बाद रात 11 बज गए। सभी गांव वालों को खाना खिलाए और जात पात का कोई भेदभाव नहीं रखा गया। सुबह मुहूर्त था। सबको काम निपटाकर सोते रात के 2 बज गए। 2:30 बजे तक हलवाई भी अंगूछा बिछाकर लेट गए। रात 2:45 के लगभग पंडाल में आग लग गई। लोगों के समझते बूझते देर नहीं लगी। हड़कंप मच गया। आग पर काफी देर बाद काबू पाया गया। सुबह 8:30 से 9 बजे तक मुहूर्त का वक्त था। वेदी के आसपास सब कुछ राख हो गया। वेणुकाका घबराए नहीं। सारंग पाणी नायडू को बुलवाकर बोले, मैं नहीं जानता तुम कैसे करोगे। किसी गुंडे का काम है ये। सुबह 6 बजे तक ये पंडाल बन जाना चाहिए। लाख रुपए भी लग जाए, पर काम हो जाना चाहिए। वे भावुक हो उठे। नायडू ने कहा, हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। और सचमुच हुआ भी। सुबह 5:30 तक फिर वैसा ही पंडाल तैयार हो गया। कमली के माता पिता और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए मूवी कैमरे से एक एक अनुष्ठान को फिल्माया गया। बसंती ने अंतिम कोशिश की कामाक्षी को किसी तरह बुला लाने की, पर कामाक्षी उठने बैठने की हालत में कतई नहीं थी। काकी तुम आ जाओ ना, ये तुम्हारे घर का विवाह है। पर कामाक्षी ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर विरोध भी नहीं किया। बसंती चुप बनी रही। खाक काम हो रहा है वहां। लड़के की अम्मा यहां मर रही है और तुम लोग वहां गाजे बाजे के साथ ब्याह रचाओ। मीनाक्षी दादी और मौसी ने बसंती से कहा, पर कामाक्षी ने उस वक्त कुछ खिलाफ नहीं कहा, पर उसकी बात मानी भी नहीं। मैं तो पड़ी हूं बिस्तर पर, कहाँ जाऊंगी, काहे जाऊंगी, बारीक सी आवाज में बोली। कल रात आग भी लग गई, कैसा अपशकुन हो गया, देखो तो। मीनाक्षी दादी ने खींचा तब का राग अलापा। बसंती ने कोई उत्तर नहीं दिया। लोगों की चालों को इस तरह अपशकुन का नाम देने की प्रवृत्ति पर वो खींच गई। पहले जब पुआल के ढेर में आग लगी थी तब भी कमली को कोसा गया था। जैसे ही उसे लगा कामाक्षी आने की स्थिति में नहीं है, वो अधिक देर तक नहीं रुकी। गांव की परंपरा के अनुसार घर घर जाकर लोगों को बुलावा दिया। ये समझ नहीं पाई कि कामाक्षी का रवि और कमली के प्रति क्रोध और बढ़ गया है अथवा वो बीमारी के कारण शांत है। फिर भी वो सोचकर गई थी कि कामाक्षी उसे गालियां देंगी, पर उसके विपरीत कामाक्षी एकदम शांत रही। बसंती के लिए सुखद आश्चर्य था। कमली की इच्छा थी कि कोई भी मंत्र नहीं छूटे। पुरोहित को आश्चर्य हुआ, कहाँ अपने यहाँ की लड़के लड़कियां जल्दबाजी मचाते हैं, कहाँ एक विदेशी युवती एक एक मंत्र पर जोर दे रही है। कुछ जिद्दी और ईर्ष्यालु लोगों को छोड़कर पूरा गांव उमड़ पड़ा था। भीड़ काफी थी। इरेमुडी मणि भी आए थे। कई व्यापारी उद्योगपति भी आए थे। तुम तो साक्षात हनुमान हो गए नायडू। हनुमान रातों रात संजीवनी पर्वत उठा लाए और तुमने रातों रात में सारा पंडाल फिर बनवा डाला। नायडू की तारीफ करते हुए वेणुकाका ने कहा, जहां तक महिलाओं का सवाल नहीं, गांव के ब्राह्मण घरों की महिलाएं तो नहीं दिखीं, पर कुछ प्रगतिशील महिलाएं, वेणुकाका के कुछ दूर की रिश्तेदार महिलाएं सहज भाव से आई थीं। पाणी ग्रहण, सप्तपदी, अरुंधति दर्श आदि अनुष्ठानों के बारे में कमली ने पढ़ रखा था या सुन रखा था, पर यहाँ एक एक निजी अनुष्ठान को उसने मन ही मन सराहा।
7 पग मेरे साथ चलने के बाद तुम मेरी सखी बन गई हो। हम दोनों अब अंतरंग सखा हो गए हैं। तुम्हारे साथ के इस बंधन से अब मैं कभी भी मुक्त नहीं होऊंगा। तुम मेरे इस स्नेह बंधन से मुक्त नहीं होगी। हम दोनों एक हो जाएंगे। अब हम दोनों संकल्प लेकर कार्य करेंगे, एक मत होकर एक दूसरे को प्रकाश देते हुए, अच्छी भावनाएं रखते हुए, सोच और बल का एक साथ उपयोग करें। हमारे विचार एक हों, व्रत आदि अनुष्ठान एक साथ कर हमारी इच्छाएं एक हों। तुम ऋग्वेद और मैं सामवेद की भांति रहूं। मैं गगन की तरह रहूं, तुम भूमि की भांति रहो। मैं बीज और तुम खेत हो। मैं चिंतन हूं, तुम शब्द। तुम मेरी और मेरी अनुचरी बनो। गर्भधारण के लिए, अखंड संपत्ति के लिए, हे मधुर भाषणी मेरे साथ चलो। सप्तपदी की शपथ को सुनकर कमली रवि को देखकर मुस्कुरा दी। एक एक अनुष्ठान कमली को पुलकित कर रहे थे। छोटी छोटी खुशियां, छेड़छाड़, उत्साह, हंसी, सब कुछ तो था उस विवाह में। बसंती ने आंखों में काजल, पैरों में आलता और बालों में लंबा चुटीला लगा दिया। केवल रंग से वो विदेशी लग रही थी बस। विवाह के दिन और उसके बाद के कुछ दिन कुमार और पार्वती वेणुकाका के घर ही रह गए थे। इसलिए कामाक्षी मीनाक्षी दादी और मौसी के पास अकेली छूट गई। चूंकि ये घर भी विवाह से संबंधित था, इसलिए द्वार पर केले का पेड़, आम के पत्तों का तोरण, दीवारों पर चूने और गेरू की पट्टी और द्वार पर एक छोटी सी रंगोली बनी थी। पर घर में सन्नाटा था। बीच बीच में कामाक्षी की खांसी या हल्की सी कराह सुनाई पड़ती। बूढ़ियों का स्वर सुनाई देता। एकदम सन्नाटा पसरा था। वहां कलेवा हो रहा है। तू तो अच्छा गाती है, पर तेरे बेटा का ब्याह तेरे बिना ही हो रहा है। मीनाक्षी दादी ने कुछ बोलना चाहा। पहले तो कामाक्षी चुप रही। लाख मतभेद हो, घर की बात इस तरह अफवाह की शक्ल ले, ये वो कतई नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद कामाक्षी अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई। खुद विवाह के बारे में कुछ पूछने लगी। कामू, बिल्कुल नहीं लगता कि ये वही फिरंगिन है। इस तरह सजाकर उसे बिठाया है कि बस। कामाक्षी का मन हुआ कि तुरंत जाकर देखे, पर चुप रही। कुछ उत्सुकता दिखाएगी तो दादी और मौसी जाने क्या सोचेंगी। पर दादी बोले जा रही थी। जंबूनाथ शास्त्री ने तो मना कर दिया पुरोहिताई के लिए। बोले, आज पैसे के लालच में करता हूं, कल लोग मुझे नहीं पूछेंगे, इसलिए चले गए। वेणु ने मद्रास से बुलवाया है। गांव के पंडित तो गए ही नहीं, पर सुनाए बाहर से खूब पुरोहित आए हैं। कोर्ट ने उस लड़की को पवित्र साबित कर दिया। पर ये पंडित? कन्यादान किसने किया? तुम्हें नहीं पता? वही वेणु और उसकी घरवाली। उनके घर ही तो सुहागनें खिलाई गईं। कामाक्षी ने आगे कुछ नहीं पूछा। मुहूर्त समाप्त होने के अगले दिन मौसी ने कामाक्षी से पूछा, तुम्हें देखने तुम्हारा घरवाला और वो वेणु आए थे। तू सो रही थी। मैंने पूछा, जगा दूं? बोले, नहीं, फिर मिलेंगे। तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछा, फिर चले गए। यहां कौन रो रहा था इनके लिए? कामाक्षी बोली। रुलाई रोक ली थी मुश्किल से। उनको छोड़ो। तेरा वो पेट जाया बेटा आशीर्वाद लेने नहीं आया, उसे क्या हो गया? मीनाक्षी दादी ने कहा, आए तो आए, ना आए तो ना सही। मरे नहीं जा रहे हम। ऐसी बातें मत करो। तुम्हें नहीं चाहिए था तो ठीक है, पर कायदे की बात भी तो होती है। उन्हें तो आना चाहिए ना। कामाक्षी की आंखें भर गईं। रुलाई रोक नहीं पाई। इस विवाह के प्रति रुखाई जरूर छिपाने की कोशिश की, पर मन तो जैसे वहीं लगा था। एक एक क्षण वहीं कल्पना में डूबी थी। रवि, कमली, शर्मा, बसंती के बारे में लगातार सोच रही थी। विवाह के बारे में मीनाक्षी दादी या मौसी कुछ बताती तो ध्यान से सुनती, ऊपर दिखाने को भले ही तटस्थ रहती। 4 दिन में एक एक अनुष्ठान की खबर मीनाक्षी दादी देती रहीं। कामाक्षी ने ये बात जरूर पूछी, गृह प्रवेश कब करेंगे दादी? मैंने तो पूछा नहीं। पूछ लीजिए, उस दिन तो सब यहां आएंगे। हम रोक नहीं सकते, उनका घर है। अरे, हमें तो ध्यान ही नहीं रहा। मीनाक्षी दादी शाम को खबर लाईं। कल का दिन शुभ बताया है, इसलिए कल सुबह 6 बजे से 7:30 के बीच वे लोग यहां आएंगे। तुम बीमार हो, इसलिए हलवाई पहले ही यहां भिजवा देंगे। कामाक्षी के मन में कड़वाहट घोलनी चाहिए। गृह प्रवेश के लिए यहां आने की क्या जरूरत? वो भी वहीं कर डालते। शास्त्र का हवाला क्यों दे देते हैं ये लोग? मौसी ने टोका, पर कामाक्षी को ये अच्छा नहीं लगा। उन लोगों का विचार था कि कामाक्षी के मन में ढेर कड़वाहट भरी होगी, पर कामाक्षी का मन रवि और कमली को दूल्हा और दुल्हन के रूप में देख रहा था।
लांग की धोती से सजी कमली का चेहरा उनकी आंखों में घूमने लगा। मन लगातार डवाडोल हो रहा था। तू तो पड़ी है, यहां तो आरती उतारने वाला कोई नहीं। शायद ये बसंती पहले आ जाती तो ठीक। आप ठीक कहती हैं, शादी पसंद से हो ना हो, लड़का तो अपना है। शादी के बाद नई धोती पहने दुल्हन को लेकर आ जाए तो द्वार पर आरती उतारनी होगी ना, मौसी ने कहा। पर कामाक्षी सोच नहीं पाई उसे क्या करना है। दादी ने फिर कामाक्षी को टोका। लाख मतभेद हो, पर लड़के को छोड़ा थोड़े ही जा सकता है, लड़का अपना है। ऐसे में हम लोग ही साथ छोड़ते हैं तो लोग बाग क्या कहेंगे। मौसी बोली। आप दोनों थोड़ी देर चुप रहेंगे, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, कामाक्षी ने रुआंसे स्वर में कहा। पर उसकी मनोदशा वे दोनों भांप नहीं पाई। उसकी मनः स्थिति को समझने की कोशिश उन्होंने की, पर कोई सफलता नहीं मिली। परसों सुबह गृह प्रवेश हो, कामाक्षी पता नहीं क्या सोच रही है। उसके चेहरे पर रौनक नहीं है, शरीर में शक्ति भी नहीं रही, आंखों में आंसू भी नहीं बंद हुए। किसी से उसने बात भी नहीं की। गृह प्रवेश के पहले दिन मीनाक्षी दादी बोली, कल मंगल कार्य हो रहा है, मैं विधवाएं यहां क्या करूंगी। मैं तो चली। वे चली गईं। मीनाक्षी दादी के जाने के बाद मौसी भी रिश्तेदारों के घर जाने का बहाना कर वहां से चली गई। हलवाई पिछवाड़े में तंबू लगाकर अपने काम में लगे थे। कामाक्षी के चौके में उनका प्रवेश पता नहीं संभव हो या नहीं, इस भय से वे पिछवाड़े में ही रहे। शर्मा पहले दिन रात को ही घर आ जाना चाहते थे, पर कामाक्षी के मन में उन्होंने अपने इस विचार को स्थगित कर डाला था। आम के पत्तों का बंधनवार, द्वार पर रंगोली, भीतर से आती खांसी और कराहों की आवाजें, घर का माहौल मिला जुला था। आस पड़ोस का कोई भी वहां नहीं आया। अभी आप सुन रहे थे ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास तुलसी चौरा का भाग 13, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।